तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो क्या पॉल हेमन ने रोमन रेंस का साथ छोड़ के अभी लेसनर को ज्वाइन कर लिया है? क्या क्या पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है आगे के टाइम पे हेमन, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच में, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ साथ हम बात करेंगे कि एक बड़े लेजेंड ने चैलेंज कर दिया है रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और साथ ही साथ क्या सेथ रॉलिंस का हमें कोई बेबी फेस टर्न देखने को मिल सकता है। अगर आप इन सारी बातों को जानना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज जाके चैनल पे जरूर कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं मिक फॉली से। तो मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि कैसे मिक फॉली जो है उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत बातें सुनाई है कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट को सही नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर से जितने सुपरस्टार्स है वो निकल के एईडब्ल्यू के अंदर जा रहे हैं। मिक फॉली ने तो ये भी कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है मेरे साथ बहुत अच्छा काम कर चुकी है पास्ट में, लेकिन अभी के टाइम पे चीजें बहुत डिफरेंट हो गई है, और अगर मैं अभी का सुपरस्टार होता तो मैं बहुत टेंस्ड होता कि डब्ल्यूडब्ल्यू मेरे साथ क्या करने वाली है। अब मिक फॉली जो है उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को उंगली की है, तो ये हो नहीं सकता कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस पे शान बैठ जाए। तो रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की जो बैकस्टेज लोग है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है मिक फॉली के ऐसे कमेंट्स से। मैटमैन प्रो रेसलिंग पॉडकास्ट के एंड्रू जेरिन ने ये बताया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की जो पीछे के लोग हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, और वो ऐसा सोचते हैं कि मिक फॉली जैसे लेजेंड को डब्ल्यूडब्ल्यू का जो नाम और फेम है वो इस तरह से पब्लिकली खराब नहीं करना चाहिए। एंड्रू जेरिन का ये भी कहना था कि उनको पता चला है कि कैसे एक अनरिटन रूल है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, अगर आप लेजेंड हो तो आप डब्ल्यूडब्ल्यू की किसी भी तरह से कोई भी बदनामी नहीं कर सकते। मतलब ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ये एक अनरिटन रूल है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर फॉलो किया जाता है। लेकिन मिक फॉली जो है हमारे, उन्होंने तैश में आके बहुत कुछ बोल दिया डब्ल्यूडब्ल्यू के खिलाफ। अब डब्ल्यूडब्ल्यू क्या मिक फॉली को अपने पास बोला है कि उनकी कोई क्लास लेने वाली है? खैर, मिक फॉली तो रेसल नहीं करते तो उनको इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है कि उनकी बुकिंग खराब हो जाएगी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू अगर चाहे तो वो मिक फॉली को अपने लेजेंड वाले कॉन्ट्रैक्ट से जरूर रिलीज कर सकती है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू को तो पसंद नहीं आया है कि मिक फॉली ने क्या क्या बातें कह दी है, लेकिन एक और हॉल ऑफ फेमर है, एक और लेजेंड है जिन्होंने मिक फॉली की बातों से एग्री किया है, और वो है बुकर टी। बुकर टी का ये कहना है कि भाई देखो, मैं मिक फॉली की किसी भी बातों से डिसएग्री नहीं कर सकता हूँ। मिक फॉली जो है बहुत इंटेलिजेंट है और वो डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, और मुझे लगता है कि मिक फॉली ने जो जो कहा है वो सब कुछ वैलिड है। अब सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को पता है कि मिक फॉली की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हद तक सही है, और इसी रीजन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू जो है मिक फॉली की बातों से चिढ़ रही है। अब आने वाले टाइम में ये देखना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कोई एक्शन लेती है मिक फॉली के अगेंस्ट में। हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है डब्ल्यूडब्ल्यू की 2021 साल की ड्राफ्ट से, और ड्राफ्ट के बाद सीजन प्रीमियर से। अब आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू जो है हर साल अपने प्रोग्राम में ड्राफ्ट करती है ताकि वो सुपरस्टार्स को इधर से उधर ले जा सके, और इस बार की जो ड्राफ्ट होने वाली है वो मेरे हिसाब से स्मैकडाउन से ज्यादा रॉ को जरूरत है। यूएसए नेटवर्क जो है जहाँ पे रॉ आती है यूएस के अंदर में, वो लोग तो शायद इसी टाइम पे कब से वेट कर रहे होंगे कि कब ड्राफ्ट हो और उन्हें कुछ अच्छे सुपरस्टार्स भी मिले। और दूसरी तरफ जो फॉक्स नेटवर्क है जहाँ पे स्मैकडाउन एयर होती है, उनको तो शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा कि ड्राफ्ट हो या ना हो, क्योंकि उनके साइड से सब चीजें एकदम सही चल रही है। अब इस ड्राफ्ट की डेट को लेकर बहुत सारी डिस्कशंस बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन रिसेंटली हमें न्यूज मिली है जिसको आप कंफर्म मान सकते हो कि ड्राफ्ट इसी दिन को होने वाली है। तो ड्राफ्ट की जो डेट निकल के आ रही है वो होने वाली है 2 अक्टूबर का स्मैकडाउन का शो, और उसके बाद 5 अक्टूबर का जो रॉ का शो है वहां पे। आपको पता है ड्राफ्ट जो है वो 2 दिन होता है, एक स्मैकडाउन पे एक रॉ में। तो एक ड्राफ्ट होने वाला है 2 अक्टूबर को, दूसरा होने वाला है 5 अक्टूबर को। अब डेट्स और प्लान अगर यही सेम एग्जैक्ट रहे तो आप ये समझ सकते हो कि जो ड्राफ्ट है वो होने वाला है एक्सट्रीम रूल्स के बाद में, और डब्ल्यूडब्ल्यू का जो नेक्स्ट पेपर व्यू है सऊदी अरेबिया का क्राउन ज्वेल उसके पहले। अब ड्राफ्ट के नेक्स्ट वीक में डब्ल्यूडब्ल्यू जो प्लान कर रही है वो है रॉ एंड स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर। सीजन प्रीमियर का मतलब यही हो गया कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है ड्राफ्ट के बाद एक नई सी शुरुआत करना चाहेगी रॉ एंड स्मैकडाउन के लिए। अब ये सीजन प्रीमियर वाली एपिसोड से जो सबसे बड़ी चीज न्यूज में आ रही है वो है किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट की स्टार्टिंग। मैंने आपसे पहले कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है क्राउन ज्वेल के अंदर क्वीन ऑफ द रिंग एंड किंग ऑफ द रिंग का फाइनल करने की सोच रही है। तो ड्राफ्ट के बाद जो सीजन प्रीमियर होने वाला है वो एक परफेक्ट टाइम होगा डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, जहाँ पे वो किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग की क्वालिफाइंग मैचेस स्टार्ट कर सके। अब इस वाले टूर्नामेंट में मैं तो इस बार यही देखना चाहूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है किसी अंडररेटेड सुपरस्टार को, मतलब जिसको अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से कुछ ज्यादा पुश नहीं मिला हो, आइदर मेन और वुमेन, डब्ल्यूडब्ल्यू उसको तैयार करे क्वीन एंड किंग ऑफ द
द रिंग के लिए, ताकि उसके और WWE के फ्यूचर के लिए एक अच्छी चीज बन सके। मैं तो इस बार बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि WWE जो है किसी ऑलरेडी एस्टेब्लिश सुपरस्टार को किंग या फिर क्वीन ऑफ द रिंग चुने। तो अब आगे देखते हैं WWE किस डायरेक्शन में जाती है। जल्दी से हम चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है कैरिस्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी के बारे में। तो आपको पता है कैसे फैंस जो है आग बबूला होकर पड़े हुए हैं कि WWE जेफ हार्डी के इस्तेमाल 24/7 चैंपियनशिप के लिए कर रही है। कोई फैंस तो ये भी सलाह दे रहे हैं जेफ हार्डी को कि तुम कंपनी को छोड़ ही दो। बट हम जान लेते हैं एक्चुअली जेफ हार्डी का क्या कहना है इन सब चीजों के बारे में। तो जेफ हार्डी बात करते हैं रेसलिंग इनसाइडर रोप्स के जेफ स्टीवर्ट से। तो वहां जेफ हार्डी को पूछा जाता है कि अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगता है कि WWE तुमको 24/7 चैंपियनशिप के लिए बुक कर रही। तो इसमें जेफ हार्डी का सीधा सीधी कहना था कि देखो भाई, मेरा काम है कि वर्क में सिर्फ शो करना, वहां जाने के बाद WWE मुझे जो भी मुझे जो भी करने के लिए कहती है मैं वही करता हूँ। 24/7 चैंपियनशिप के लिए मैं लास्ट मंडे भाग रहा था। मैंने पहले भी अपनी लाइफ में अपनी कैरियर में बहुत कुछ की हुई है, लेकिन मैं पास्ट में नहीं रहता हूँ। अपकमिंग मंडे के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं एक्साइटेड हूँ कि मेरे फ्यूचर मेरे लिए क्या होल्ड करता है। अब जेफ हार्डी जो है वो अभी तक WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, तो वो तो ऐसा बोलने नहीं वाले कि हाँ WWE जो है मुझे ऐसा बुक कर रही है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन जेफ हार्डी जो है अपने फ्यूचर को लेके बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे। उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरा एक गोल है कि मैं जाने से पहले एक बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जरूर जीत के जाऊं और रिटायर होने से पहले एक बार रोमन रेंस को जरूर फेस करूं। और जेफ हार्डी की इस चैलेंज को हमारे पॉल हेमन ने सुना भी और रिस्पॉन्ड भी किया है। वो सबसे पहले कहते हैं कि देखो, मैं जेफ हार्डी के काम का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, लेकिन मेरे लिए ये बहुत प्लीजिंग होगा देखना कि मेरा जो ट्राइबल चीफ है वो कैसे जेफ हार्डी को रिटायर भी कर देता है। अब पॉल हेमन और रोमन रेंस जो है वो एकदम टॉप के टाइटल पिक्चर में रहते हैं हमेशा, तो ऐसे चैलेंजेस आना उनके लिए कॉमन सी बात है। और जेफ हार्डी की बात करें तो हम सब उनको दोबारा से एक टाइटल पिक्चर में जरूर देखना चाहेंगे, लेकिन क्या WWE ऐसा करती है, अगर करती है तो कब करती है, ये देखना जरूर इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के हुए सुपर स्मैकडाउन के बारे में। अब कल का जो सुपर स्मैकडाउन के एपिसोड था वो चारों तरफ से बहुत स्टैक्ड था। जो भी सेगमेंट्स उनके अंदर डाले गए थे वो काफी अच्छे थे। हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिले, हमें डीमन बैलर देखने को मिले। लेकिन अगर आपको याद होगा और अगर आपने नोट किया होगा तो WWE ने पहले और भी कुछ सेगमेंट्स अनाउंस करके रखे हुए थे कल के स्मैकडाउन के लिए, जो कि हमें शो में देखने को नहीं मिले। जैसा कि एक केविन ओवेंस शो का सेगमेंट प्लान था हैप्पी कॉर्बिन के साथ, उसके साथ साथ एक टैग टीम मैच भी था, लिव मॉर्गन, कार्मेला और जेलिना वेगा उसमें इंक्लूडेड थी। लेकिन WWE ने जो है वो लास्ट मोमेंट पे वो सारे सेगमेंट्स और मैचेस शो से हटवा दिए। और इसका एक बहुत सिंपल रीजन निकल के आ रहा है कि WWE चाहती थी कि 2 घंटे का जो शो हो, मतलब जो एयर पे दिखाई जाए, वो एकदम स्टैक्ड शो हो और कोई भी उसमें ज्यादा ऐसी चीजें ना लगे कि बेवजह शो में डाली गई है। अब अगर वो केविन ओवेंस का सेगमेंट और टैग टीम मैच शो में डाल देते तो ये हो सकता है कि कोई और सेगमेंट या फिर कोई और मैच बीच में काटना पड़ जाता। तो WWE ने ये सही समझा कि क्यों ना हम जो दिखा रहे हैं उसको एकदम परफेक्टली दिखा दें और बाकी बची जो चीजें हैं वो शो से हटवा दें। अब ये एक तरह से हमारे लिए सही है, क्योंकि हमें एक कंप्लीट एक स्टैक शो देखने को मिला। ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं था जो कि हम बोल सकें कि एकदम जबरदस्ती डाला गया है। लेकिन जिस सुपरस्टार्स के मैचेस या सेगमेंट काटे गए वो ज्यादा कुछ खुश नहीं लगते हैं, क्योंकि उनका भी एक सपना होता है कि मेडिसिन को गार्डन में परफॉर्म करने का। तो अब जो है वो है, WWE ने डिसाइड किया है तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। तो आपने ये देखा होगा कि कल जब एज को स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा था उसके बाद सेथ रॉलिंस का एक इंटरव्यू हुआ था, मतलब छोटा सा एक प्रोमो टाइप का हुआ था, जहां उनसे पूछा गया था कि आपको कैसा लग रहा है कि आपने ये क्या कर दिया एज के साथ। उस पे सेथ रॉलिंस का कहना ये था कि मुझे खुद भी नहीं पता मैंने ये कैसे कर दिया एज के साथ, और वो ऐसे ही वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। तो इसमें सारे फैंस और एक जो बातें चल रही है वो ये समझ रहे हैं कि ये हो सकता है कि ये सेथ रॉलिंस का थोड़ा कैरेक्टर चेंज की तरफ इशारा कर रहा है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो बेबी फेस में कन्वर्ट हो जाए। अब ये कब होगा, कैसे होगा, उसकी रिगार्डिंग कोई रिपोर्ट नहीं है अभी तक, बट ये पॉसिबिलिटी है कि जब तक एज वापस से लौट के आए तब तक सेथ जो है एक बेबी फेस की तरह काम करे। वो हो सकता है कि एकदम प्रॉपर वाले बेबी फेस ना हो, लेकिन ऐसे घूमे कि वो कोई अब गंदा काम नहीं करने वाले, वो बहुत पछताते हुए नजर आए कि वो एज के साथ उन्होंने क्या कर दिया है। और एक बात जो आप कंफर्म मान सकते हो कि एज जब भी वापस आए वो तो सेथ रॉलिंस के साथ एक और मैच जरूर लड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि जैसे न जैसे हो सकता है कि ये वाला मैच सेथ रॉलिंस जीत जाए और इन दोनों सुपरस्टार के भी एक ट्रायलॉजी वाला मैच देखने को मिले। अब ये 3 नंबर वाला मैच कब होगा उसकी पॉसिबिलिटी तो क्राउन ज्वेल ही निकल के आ रही है, क्योंकि आपको पता है क्राउन ज्वेल एक बड़ा पेपर व्यू है और जो सऊदी अरेबिया है वो चाहते हैं कि वहाँ बड़े बड़े सुपरस्टार्स और लेजेंड्स वहाँ पे परफॉर्म करें, और एज ऑलरेडी एक लेजेंड है और सेथ रॉलिंस एक बहुत बड़े सुपरस्टार भी है। तो आप ये हल्की तरह से मान सकते हो कि एज जो है अपना रिटर्न एक्सट्रीम रूल्स के बाद देखने को मिले और वहाँ के वो दोबारा से चैलेंज कर दे सेथ रॉलिंस। हम चलते हैं हमारे फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है पॉल हेमन, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस से। तो कल का शो होने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि एक्चुअली पॉल हेमन अब किसके साइड में गए हैं, क्योंकि हमें वो भी सुनने को मिला जो पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के लिए बहुत पहले बोला करते थे, वही रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियन ब्रॉक लेसनर वाली बात। बट बंधु, आप अभी के लिए ये मान सकते हो कि पॉल हेमन जो है वो फिलहाल रोमन
रेंस की साइड में ही है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ अभी देखने को जो हमको मिला है वो है जब ब्रॉक लेसनर ने ऊसोस को मार दिया था, उस टाइम पॉल हेमन जो है रोमन रेंस के साइड में जाके खड़े हो गए थे। और अगर वो ब्रॉक लेसनर के साइड में होते तो ये हो सकता था कि वो लेसनर के साइड में खड़े होकर ही सारा मजा देख रहे होते। और हमने लास्ट में भी देखा था कि जब डीमन बैलर ने आके कन्फ्रंट किया था रोमन रेंस को, तभी वो रोमन रेंस का चैंपियनशिप बेल्ट जो है वो पकड़ के खड़े हुए थे। और ये चीजें तो अभी ऑब्वियस भी है क्योंकि इतनी जल्दी हो नहीं सकता कि पॉल हेमन जो है रोमन का साथ छोड़ के लेसनर की तरफ चल जाए, क्योंकि रोमन को अभी भी डीमन बैलर से मैच लड़ना है। और जब तक ये सारी कहानी खत्म नहीं हो जाती, पॉल हेमन तो रोमन रेंस के साथ ही रहने वाले हैं। ये हो सकता है जब लेसनर और रोमन की एकदम फाइनल वाली मैच हो तब हमें कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है। और अब एक्सट्रीम रूल्स को होने में 2 हफ्ते ही बाकी हैं, तो अब देखते हैं एक्चुअली डीमन बैलर रोमन रेंस से चैंपियनशिप ले भी पाते हैं या फिर उनका सिर्फ बकरा ही बनाया जाता है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे